वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी फ्रेंड्स जेपीएससी के द्वारा 10 जून को जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसका मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को करंट अफेयर का भी क्वेश्चन मिलेगा, जीके जीएस, करंट अफेयर, साइंस, और फ्रेंड इसके साथ साथ झारखंड का भी मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये वीडियो जो होगा आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो आपका अपकमिंग पेपर होने वाला 21 और 22 सितंबर सीजीएल के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा हूँ, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, महिला बाल विकास मंत्रालय ने इस स्कीम को स्टार्ट किया जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये फ्रेंड्स जो स्टार्ट हुआ वह 2015 से स्टार्ट हुआ। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले याद रखिए 22 जनवरी 2015 से यह स्कीम चालू किया गया था। ठीक है, और ये जो चालू किया गया था आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, 2011 का जब जनगणना करवाया गया था तो सबसे कम लिंगानुपात जो देखा गया था हरियाणा से। तो इसलिए हरियाणा के पानीपत से यह स्कीम चालू किया गया था। और किसके द्वारा चालू किया गया था देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है। वर्तमान समय बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान समय महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय दिया गया वह कोडरमा के सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को मिला है। क्लियर है। तो वर्तमान समय में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। क्लियर है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। कब से स्टार्ट हुआ? 2015 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हरियाणा के पानीपत से। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में बाल अधिकारों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में बाल अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए जिस संस्था का जिम्मेदार है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहते हैं। क्लियर है। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग को आप लोग जानते होंगे, इसका जो स्थापना हुआ था 1992 में, और इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष हुआ रेखा शर्मा। ये आप लोग के क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, रेखा शर्मा है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा जेपीएससी का अगर आप लोग पेपर दिए होंगे 2020 वाला, तो उसमें क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जिसका थे अरुण कुमार मिश्रा थे। क्लियर है। और वही बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संयुक्त आयोग। तो ये क्या होता है? बाल अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए निगरानी करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बोल रहे नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 2 से लेके आप सॉरी आर्टिकल नंबर जो है 5 से लेके 11 डिस्कस किया गया, यानी आर्टिकल 5 से लेके 11 आप लोग का नागरिकता से संबंधित है। क्लियर। अब भारत में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। भारत में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। और नागरिकता जो लिया गया वो आप लोग का ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। क्लियर, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स भाग नंबर 3। तो ये फ्रेंड्स आप लोग का होता है मौलिक अधिकार का। वही बात करते हैं भाग नंबर 4। तो ये होता है डीपीएसपी। और भाग नंबर 4 जो होता है वो मौलिक कर्तव्य के बारे में होता है। भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका यानी जिसे बोलते हैं पीआईएल की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? तो सार्वजनिक जनहित याचिका जो जिस न्यायालय के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, उसका नाम था भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्या था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, ये नई दिल्ली में। कहाँ पे? ये नई दिल्ली में है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो मैं डेट लिख देता हूँ, देखिए इसका डेट मैं लिख देता हूँ 28 जनवरी को हुआ था। क्लियर है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 28 जनवरी कब हुआ था। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में एक और तथ्य बताना चाहता हूँ, भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो 50वें जज है यानी चीफ जस्टिस, उसके नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अभी, यानी सी वाई चंद्रचूड़ है। ठीक है, ये भी याद रखें चंद्रचूड़ है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊँ। ठीक है, सी वाई चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है लिख रही है। अब भारत में अभी वर्तमान समय कुल हाईकोर्ट की जो संख्या कुल 25 हाईकोर्ट है। क्लियर है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो देखा गया, सबसे बड़ा हाईकोर्ट देखा गया झारखंड का हाईकोर्ट जो बना है, रांची हाईकोर्ट, उसमें वो हो गया सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू एरिया। और फ्रेंड्स, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट था जिसका गठन हुआ था 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा? तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, भारत के अनुच्छेद 1 में ये बोलता है भारत का जो निर्माण हुआ केंद्र शासित प्रदेश या ऐसे क्षेत्र जिसका अधिग्रहण किया जा चुका है, यानी सभी से होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से उपयुक्त सभी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ,
संविधान संशोधन, देखिए संविधान संशोधन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में लिया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया, क्लियर है। और 42वें, अभी तक कुल भारत में संविधान संशोधन जो हुआ 106 संविधान संशोधन हो चुका है। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड, इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो हुआ था वह 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखिएगा, देखिए पहला मैं लिख देता, पहला जो जोड़ा गया था वह लिखा गया था समाजवादी, समाजवादी जोड़ा गया था। दूसरा में जोड़ा गया था अखंडता, देखिए 3 शब्द लिया गया, अखंडता। और तीसरा लिया गया था धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। तो फ्रेंड्स अगर आप देखा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला समाजवादी भी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष भी हो जाएगा और अखंडता हो जाएगा। तो अखंडता तो नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो बी यानी कि 2 और 4। तो 2 और 4 अगर आप लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में है, तो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्लियर है। और याद रखिए फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1950 और 60 के दशक में भारत में दलीय राजनीति का विश्लेषण करते समय कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने गढ़ा था? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, 1950-60 के दशक के समय भारत में दलीय राजनीति का विश्लेषण करते हुए कांग्रेस प्रणाली का शब्द रजनी कोठारी ने यूज किया था, रजनी कोठारी ने। ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो चलिए डीपीएसपी के बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप लोग आर्टिकल नंबर 39 का बी अगर पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्टली लिख रहा है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काल के समान वेतन मिलेगा। आर्टिकल नंबर 39 39 भी बोलता है। फिर काम करने का अधिकार, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि जो बेरोजगारी दिया था तो मनरेगा के अंतर्गत भी आता है, जो कि काम करने का अधिकार आपको राज्य सरकार देता है, तो 41 के अकॉर्डिंग होता है। फिर बोला बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, कोई भी अगर राज्य में चुनाव होता है तो गवर्नमेंट जरूर फैसला लेता है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। तो ये सब जितने स्कीम जो चलाया जाता है, जैसे झारखंड में भी देखिए मुख्यमंत्री मैया योजना चल रहा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चल रहा। तो ये सब जो चल रहा आपका आर्टिकल नंबर 41 के तहत चल रहा। और फ्रेंड ये सभी जो होते हैं, यह सभी जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि देखा है तो राइट आंसर क्या होगा, डीपीएस ऑप्शन नंबर सी होगा, उपरोक्त सभी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा। यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त है तो पद के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हैं तो लोकसभा का कोई भी सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करना चाहता है वो बन सकते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं लोकसभा का। तो वर्तमान समय जो लोकसभा का अध्यक्ष बने लगातार दूसरी बन इसका नाम है बिरला, ओम बिरला। क्या नाम है फ्रेंड्स? ओम बिरला। ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पॉसिबिलिटी की पूछ सकता है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बने, क्लियर है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करने वाला प्रथम समिति कौन थी? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने वाली पहली समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में दी गई थी, 1977 में दी गई थी, क्लियर है। और ये था द्विस्तरीय था। क्या था फ्रेंड? द्विस्तरीय था। वही बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति, तो फ्रेंड्स ये था त्रिस्तरीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव क्या है? तो अगर आप लोग हमारा फ्रेंड्स अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो काफ़ी आप लोगों को हेल्प हुआ होगा। तो देखिए बोला भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग क्या है, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया था। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जो कि फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज पर लगता है। मैं पिछले वीडियो में मिस्टेक किया था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये चुनाव आयोग पर नहीं लगता है, क्लियर। ये भी आप लोग ध्यान में रखेगा। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगता है। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, किस समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखिए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो लिया गया भारतीय संविधान में, वह रूस के संविधान से लिया गया, क्लियर है। और ये भारतीय संविधान में 51A में शामिल है, 51A में शामिल गया है। और यह 1976 में यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा शामिल किया गया, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा शामिल किया गया। और मूल संविधान में देखिए, मूल संविधान, ये क्वेश्चन अच्छा चीज में बता, देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी, मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो थी 0 थी, क्लियर है। लेकिन वही 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और वही 1986 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यानी अभी ओवरऑल देखा है तो टोटल कितना मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी अच्छा मैं बता रहा हूँ आप लोग के लिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नीति आयोग। सबसे पहले आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लियर है। वैसे मैं आप लोग बताना चाहता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन होता है, क्लियर है। तो आप लोग इसका सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारत में इससे पहले पंचवर्षीय योजना चलता था। तब पंचवर्षीय योजना की जगह पर 1 जनवरी 2015 को, देखिए मैं डेट लिख देता हूँ, 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। और इसका जो अध्यक्ष होता है यानी पीएम, यानी कि जो नीति आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है, या फ्रेंड्स याद रखिएगा पीएम होता है, यानी जो भी वर्तमान समय में पीएम है वही होते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो वर्तमान उपाध्यक्ष, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा उपाध्यक्ष, तो इसका जो वर्तमान उपाध्यक्ष है वह सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर इसका सीईओ का बात करते हैं, सीईओ का, तो ये सुब्रमण्यम है। कौन है? के आर सुब्रमण्यम है, क्लियर है। और बात करते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में एक और, इसका जो अध्यक्ष है यानी कि इसका जो अध्यक्ष है तो वह पीएम होता है, क्लियर है। और इसका गठन कब हुआ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण है जो वित्त आयोग अनुदान के लिए अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो देखिए आप लोग को बोला संविधान सरकार के राजस्व में, तो सरकार के राजस्व में कौन सा शामिल है? तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग क्या बताते हैं, संपत्ति के निर्माण के लिए व्यय बिल्कुल होते हैं ये, वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान, सब्सिडी पर व्यय बिल्कुल ये भी होते हैं, विदेशी सहायता पर व्यय तो ये भी होता है। तो देखा है तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स शामिल है केवल, बोला ना, तो आप लोग क्या कीजिए ऑप्शन नंबर बी लगाइए, ऑल ऑफ दीज नहीं बल्कि बी, वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी होगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की साल दर साल जीडीपी वृद्धि दर 5.8% थी, जो कि 2021-22 में बढ़कर 9.1% हो गई। वह 2022-23 में यह घटकर कितनी हो गई? तो फ्रेंड्स ये करंट अफेयर है जिसका राइट आंसर होगा 7.3% होगा। क्या होगा? 7.3% होगा। नेक्स्ट, 12वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता का क्या कारण था? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा नई तकनीक को अपनाना, नई तकनीक को अपनाना होगा। छठी आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल आर्थिक गतिविधियों के ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों और शहरी गतिविधियों का अनुपात क्या था? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 59.48 और 40.52 था, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए शेयरों के विनिवेश पर रंग राजन समिति 1993 की सिफारिश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए विनिवेश न्यायपरता का प्रतिशत क्या था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा 40% और असाधारण मामलों के 70% तक जा सकता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे फ्रेंड्स बोलते हैं पीएम, देखिए मैं लिख देता हूँ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKY, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के एक प्रमुख योजना है, किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको राइट आंसर होगा 2020 में, लॉकडाउन के दौरान ये चालू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने की सुविधा प्रदान करती है? तो मैं इसका राइट आंसर बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा स्वामित्व। क्या होगा? स्वामित्व योजना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं क्या पूछ रहा था ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं तो लिख रहा है ये, देखिए वर्तमान में भारत का बाह्य वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ऑप्शन पढ़ते देखिए, विदेशों से धन प्रेषण, पर्यटन से आय, सेवा निर्यात या निजी हस्तांतरण। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विदेशों से प्राप्त प्रेषण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य नहीं है? तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों का शामिल होता है ICD के अकॉर्डिंग। मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, ये भी होते हैं। बच्चों को उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना, ये भी होते हैं। अब नेक्स्ट, माताओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना, ये नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक और प्राकृतिक खेती के मामले में भारत में है
तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। विश्व में जैविक किसानों का सबसे अधिक संख्या है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सही होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत में वित्तीय वर्ष 2022 में थोक मुद्रा स्फीति दर क्या है? तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो क्या बोला, थोक मुद्रा दर क्या है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारत में थोक मुद्रा जो दर था 13.0% था, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। अब आ चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोग दिल्ली एक्सप्रेस पार कर चुके हैं, अब आ चुके हैं हम लोग झारखंड एक्सप्रेस में 26 से। फन्नी मुकुट राय की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा भी डिस्कस करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। फन्नी मुकुट राय, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा नागवंशी शासन स्टार्ट हुआ था रांची में। तो नागवंशी राजा का जो राजधानी था वह, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नागवंशी वंश का राजधानी क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पे बोला फनी मुकुट राय की राजधानी क्या था, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका होगा राजधानी सुतियांबे। क्या था ये? सुतियांबे। ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब वही बात करते हैं फ्रेंड्स पालकोट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पालकोट किसकी राजधानी थी, पंचेट किसकी राजधानी थी और ये पालकोट किसकी। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को एक एक्स्ट्रा मैं ट्रिक बताता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो और आप लोग के लिए और अच्छा हो जाएगा। एक मैं ट्रिक लिखता हूँ, देखिए सबसे पहले स्कूल जाइए यानी एससी कीजिए, उसके देखिए एससी जाइए फिर केडी जाइए, मैं केडी से यानी कोडरमा बोलता हूँ। क्लियर है। फिर एसपी बनिए फिर आर कीजिए। देखिए मैं मेरा ये ट्रिक था। सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को बताते हैं तो ध्यान से सुनते हैं केवल। सबसे पहले सुतियांबे जो राजधानी बनाया था वह फन्नी मुकुट राय ने बनाया था। क्लियर है। सी फॉर चुटिया, चुटिया जो राजधानी बनाया था प्रताप राय ने बनाया था। के फोर होता है खुखरा, खुखरा जो राजधानी बनाया था भीमकर ने बनाया था। वही बात करते हैं डी फोर दोयसा, दोयसा या डोयसा इसका राजधानी बनाया था दुर्जन शाह। वही एस फोर बात करते हैं सतरंगी, सतरंगी बनाया था एनी शाह। वही बात करते हैं फ्रेंड पी फोर पालकोट, तो पालकोट जो बनाया था यदुनाथ शाह। पालकोट भैरव को बनाया था जगन्नाथ सहदेव। वही बात करते हैं आर, आर फोर रातूगढ़, रातूगढ़ को बनाया था प्रताप उदयनाथ सहदेव। तो इस टाइप से आप लोग याद कर लेते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो गया सुतियांबे। वही बात करते हैं फ्रेंड्स पालकोट का, तो मैं पालकोट के बारे में बता दें यदुनाथ शाह, यदुनाथ शाह ने पाला था। क्लियर है। और बात करते हैं रातूगढ़ बनाया था प्रताप उदयनाथ सहदेव ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुए थे? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उदयनाथ, देखिए दुर्जन साल जो थे वह जहांगीर के शासन काल के दौरान वह गिरफ्तार हुए थे। राइट आंसर क्या होगा? दुर्जन शाह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल में चाई चंपा हजारीबाग में मुख्यतः किस जनजाति का निवास था? तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ चाई चंपा जिस जनजाति का था उसका नाम था आप लोग का संथाल। क्या था ये? संथाल जनजाति था। क्लियर है। अब भारत में सबसे अधिक जनजाति जो रहते हैं वह संथाली रहते हैं झारखंड में। मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा में स्थानांतरित कर दिया था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ झालदा जो राजधानी स्थापित किया था वह पंचेत राज ने किया था। किसने किया था? पंचेत राज ने अपनी राजधानी को झालदा स्थानांतरित कर दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। झारखंड के किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर अपने आत्महत्या कर ली थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। और अगर आता है अर्जुन सिंह कहाँ से 1857 की लड़ाई लड़े थे, तो ये सिंहभूम से लड़े थे। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखते हैं झारखंड राज्य में कौन सी खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क। झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी खनिज पाई थी? लौह अयस्क पाई जाती है। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। धनजोरी उच्च भूमि झारखंड राज्य के किस भाग में अवस्थित है? तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता देना चाहता हूँ धनजोरी उच्च भूमि झारखंड राज्य के दलमा पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दलमा पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी झारखंड राज्य के दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग को सीमांकित करती है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इजी था, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी कोयल एवं उत्तरी कोयल नदियां होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता हो कितना 2.42% है। 2.42%, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। झारखंड राज्य के किस जिला में विंध्यन बालू प्रास्त एवं चूना पत्थर पाए जाते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड झारखंड के गढ़वा जिला में विंध्यस बालू प्रस्त एवं चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गढ़वा। झारखंड राज्य में कुल कितने जनजातीय समूह विद्यमान है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ऑफिशियल डाटा के अनुसार बताता हूँ वर्तमान समय में कुल कितना 33 हो चुका है। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 और एक्स्ट्रा बता दूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 31 याद कर लीजिए, फिर 32 याद कर लीजिए और अभी जो नया आया 33वां याद कर लीजिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग 31वां याद कीजिए। तो 31वां पे था कवर,
देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, 31वां था वह कवर था, 32वां की बात करते थे, यह कोल था। क्या था फ्रेंड्स? कोल था। और 33वां जो आया उसका नाम है पुरान। पुरान भी जनजाति है। क्लियर है? ये राइट आंसर रहा। नेक्स्ट, झारखंड में कुल 36 प्रकार के बैंक कार्यरत हैं। कथन पर विचार करना है। यहाँ 32-31 बैंक शाखाएं एवं 34-33 एटीएम कार्यरत है। झारखंड में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2006 में झारखंड सरकार ने स्थानीय रेशम उत्पादन, बुनाई और इन उत्पादों के व्यापक विपणन को बढ़ावा देने के लिए किस निगम की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस भी किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा रेशम वस्त्र का होगा। क्या होगा? रेशम वस्त्र का होगा, जो कि ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में लिख रहा है। देश के कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देश के कुल खनिज का 40% जो हमारा राज्य झारखंड में पाया जाता है, फिर भी हम लोग गरीब हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत झारखंड में सर्वाधिक फेयर फ्राइज शॉप किस जिले में पाया जाता है? तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, फेयर फ्राइज शॉप जो झारखंड में जो पाई जाती है वह रांची में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड की राजधानी रांची में पाई जाती है। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को मंडी ओरा कहते हैं? तो मंडी ओरा जो कहते हैं वह मुंडा जनजाति के लोग अपने रसोई को बोलते हैं मंडी ओरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थेनदरी का संबंध किस जनजाति से है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, थेनदरी का भी जो संबंध है वह मुंडा जनजाति से। किससे? ये मुंडा जनजाति से है। जो एड़ापा का संबंध किस जनजाति से है? तो जनजाति का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछा था। तो जो एड़ेपा का जो संबंध है वह उरांव जनजाति से। किस जनजाति से फ्रेंड्स? उरांव जनजाति से है। शासनदिरी की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह में प्रचलित नहीं है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सब फर्स्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं के बारे में बोल रहा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए इसका जो होगा बिरहोर होगा। क्या होगा? बिरहोर के अंतर्गत ये नहीं होती है। अब आ चुके फेमस क्वेश्चन, अगर आप लोग खोटा पढ़े होंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए श्रीनिवास पांडुई किस भाषा के कवि थे? तो ऑलरेडी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो खोटा, तो खोटा के जो कवि थे कौन थे? श्रीनिवास पांडे। इन्हीं के जन्म कब हुआ था? आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, 25 दिसंबर को हुआ था, 25 दिसंबर 1920 को। इसी के जन्म दिवस को सोशल में हम लोग क्या मनाते हैं? खोटा दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। देखते हैं, आयोर तिपी विवाह किस समुदाय में प्रचलित है? तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आयोर तिपी विवाह हो जनजाति में प्रचलित है। तो राइट आंसर क्या होगा? हो। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पान नामक वधु मूल्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो पान नामक वधु मूल्य वह हो जनजाति में प्रचलित। तो राइट आंसर क्या होगा? हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा। ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड नहीं है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या लिख रहा, 12 हजारी और 13 हजारी नामक उप समुदाय का संबंध किस जनजाति से? देखिए आप लोगों को मैं ठीक से बताता हूँ, 12 हजारी 13 हजारी। तो यहाँ पे अगर आप लोग लिखते हैं तो 12 हजारी को 12 लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखे? 13। तो फ्रेंड ये देखिए दोनों में अगर देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या, ये भी संख्या ये भी संख्या। ऑप्शन देखिए खड़िया, उराव, चेरो। तो देखिए चेरो में भी क्या आता है? 4 संख्या होता ना। तो राइट आंसर क्या होगा? चेरो। तो इस टाइप से आप लोग कभी नहीं भूलेगा, संख्या का संख्या से संबंधित होती है। तो 12 हजारी और 13 हजारी नामक उप समुदाय का संबंध चेरो जनजाति से है। नागवंशी समुदाय से जुड़े संत हरिनाथ मूलतः किस राज्य से थे? तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हरिनाथ जो थे वह महाराष्ट्र से जुड़े थे। किससे थे? महाराष्ट्र से जुड़े थे। अब देखते हैं और क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हटिया रांची कितने गृह मंदिरों का समूह है? तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यह जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 4 मंदिरों का समूह है। अब आ चुके हैं जीएस का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं जीएस का क्वेश्चन, उसका भी मुकाबला करते हैं, देखते हैं किस टाइप का पूछा गया था। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के विजयों के बारे में बताती है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे मौर्य वंश के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति के विजयों के बारे में बताती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्लियर है? और चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग क्या यानी कि देखिए चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग बोलते हैं महाराजा धीराज भी बोलते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल अभिलेख किस भाषा से है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एहोल अभिलेख यह संस्कृत भाषा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। आहत सिक्के विकसित वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक है। किस इतिहासकार ने इसे सर्वप्रथम कहा था? तो इसे कहा था रोमिला थापर ने, रोमिला थापर ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयदेव की गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जयदेव के द्वारा जो गीत लिखा गया था उसका नाम था गीत गोविंद। पहला याद रखिएगा, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? जयदेव के द्वारा। और यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसे याद रखिएगा, इसे संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। तेनालीराम की लोक कथाएं लोक दृष्टि है। तो तेनालीराम की लोक कथाएं विजयनगर दरबार की लोक दृष्टि है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत के शासन कौन से शासक पहले 20 साल तक मंत्री रहे और अगले 20 साल तक शासक। तो इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स, अगर आप लोग दिल्ली सल्तनत पढ़े होंगे तो गुलाब खिले तो सांस लो, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा इसका राइट आंसर होगा बलबन। क्या होगा ये? बलबन होगा राइट आंसर। क्लियर है? और बलबन ही सैगोज प्रथा भी चालू किया था, सिजदा प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस बुद्धिजीवी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, अबू अबू बकर बिन महमूद रूहानी होगा। अबू बकर बिन मोहम्मद रूहानी होगा। मुख्य निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है। तो देखिए द्रविड़ जो भाषा होती है उसे हम लोग जो बोलते हैं फ्रेंड्स, यानी 58 है। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा। कौन से सिख गुरु ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रहित किया था। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रहित किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये। अमर घोष हमें एक सूची देती है। तो अमर घोष हमें एक सूची जो देती है किस चीज़ का देती है, इस बारे में पूछ रहा। तो इसका राइट आंसर होगा भूमि के प्रकारों का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस शासक ने दक्षिणी प्रदेशों को 5 राज्यों में विभक्त किया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण प्रदेशों को 5 राज्यों में विभाजित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अस्थाई बंदोबस्त ने जमीन की मालिकाना हक दिया था, किसे दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा जमींदारों को। किसे दिया था फ्रेंड्स? जमींदारों को दिया था। और अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था ये भी याद करिए, 1793 में हुआ था। किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। भारत विभाजन के समय यह किसने कहा था कि ब्रिटिश ना तो हिंदुओं के शत्रु और ना ही मुसलमानों के दोस्त हैं। ये पाकिस्तान की स्थापना मुसलमानों के प्रति दोस्ती की भावना के तहत भी नहीं रख कर रहे हैं, बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की मजबूरी के अंतर्गत कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था फ्रेंड्स, वली खान का था। किसका था ये? वली खान का था। अब आ चुके हैं देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो फ्रेंड्स फेमस क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्लियर है? ये आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, भारत सरकार अधिनियम जो लागू हुआ था वह 1935 में पारित हुआ था, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के गठन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा। तो अलीगढ़ आंदोलन के गठन में सबसे ज़्यादा जो अहमियत रहा फ्रेंड्स, वह सर सैयद अहमद खान का था। सर सैयद अहमद खान का था। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय नौसेना के विद्रोह के दौरान 19 फरवरी 1946 को कौन सी 3 पार्टियों के झंडे उसके प्रदर्शन में शामिल किया गया था। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा देखिए, कांग्रेस का तिरंगा था, लीग का हरा व कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा था। देखिए कांग्रेस का तिरंगा था, लीग का हरा था और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनी थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार बलिया में बनी थी। कहाँ बनी थी ये? बलिया में बनी थी। आई होप आप लोग पढ़े होंगे ये क्वेश्चन, काफ़ी फेमस क्वेश्चन था ये। एक सांप्रदायिकता दूसरे को खत्म नहीं करती, एक दूसरे को खिलाते हैं और दोनों को मोटा करते, यह किसने कहा था। तो फ्रेंड्स मैं देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। ये जो स्टेटमेंट था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में 21 पूंजीपतियों ने बम्बई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नेहरू के समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार के खुलेआम आलोचना के लिए। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा का नेता कौन थे। तो फ्रेंड्स 1912 में जो दिल्ली षड्यंत्र का जो मुकदमा हुआ था उसका जो मेन नेता थे रास बहादुर बोस थे। रास बहादुर बोस थे। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल के दौरान हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1941 तक किस छात्र संगठन ने लड़कियों के विंग में 50,000 सदस्य थे। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, AISF। AISF। अब देखते हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा। जनवरी 1940 में महात्मा गांधी CF एंड्रूज को लिखते हैं कि मेरा बेटा कहा पर परिवार का एक बिगड़ल बच्चा है। यह कथन उन्होंने किसके लिए लिखा था। तो ये जो स्टेटमेंट जो लिखा था वह सुभाष चंद्र बोस के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा था? सुभाष चंद्र बोस के लिए। 1942 में आज़ादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो 1932 में आज़ादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन थी फ्रेंड्स, वह था गांधी जी का भारत वापसी का था। कौन सी षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था।
तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, दिल्ली षड्यंत्र जात को उन्होंने क्या था, न्यायिक घोटाला कहा था। बस क्वेश्चन अब आप लोगों को ज़्यादा नहीं बचा। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथलेट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा भुवनेश्वर। मायूराक्षी नदी की कौन सी सहायक नदी है जो झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में गिरती है? तो राइट आंसर होगा गंगा। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, गंगा होगा। झारखंड का कौन सा शहर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा धनबाद। सूखाग्रस्त क्षेत्र डीपीएपी की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा 1973 होगा। क्या होगा? 1973 होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक जियोथर्म पावर संयंत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिकरण। क्या होगा फ्रेंड्स? मणिकरण होगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया।